कल हमने डिस्कस किया था कॉमन फंडामेंटल अबाउट एग्रोफोरेस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री, इनिशिएशन एग्रोफोरेस्ट्री का कहाँ से हुआ, टाइप ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री, ये सब चीजें हमने कल डिस्कस की थी जनरल। लेकिन फिर से एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो कैंडिडेट न्यू है यहाँ पे उनके लिए भी। और आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? आई होप सभी के पास आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जनरल हमने कल डिस्कस किया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री। क्लियर? तो डेफिनेशन ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री दैट मींस एक यूनिट ऑफ प्लेस पे आपके पास एक पर्टिकुलर लैंड अवेलेबल है, उसी लैंड के ऊपर अगर आप सेम लैंड के ऊपर एग्रो दैट मींस एग्रीकल्चर स्ट्रीम। अब एग्रीकल्चर स्ट्रीम में कौन कौन सी आ गई आपकी? क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक उसी में आ गया। तो ये सब स्ट्रीम एग्रीकल्चर की और अदर स्ट्रीम किसकी? फॉरेस्ट्री की। तो फॉरेस्ट्री में कॉमन एक स्ट्रीम है जिसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, वैसे ही फॉरेस्ट्री में कौन सा होता है? सिल्वीकल्चर। क्लियर? तो इन दोनों कंपोनेंट को एक ही लैंड के ऊपर साथ साथ में, मतलब एग्रीकल्चर स्ट्रीम को और फॉरेस्ट स्ट्रीम को, मतलब सिल्वीकल्चर मतलब टिम्बर प्लांटेशन को वन यूनिट ऑफ प्लेस पे एक ही टाइम में, एक ही यूनिट पे एक ही टाइम में साथ साथ ग्रो करना, कल्टीवेट करना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। फॉरेस्ट्री, प्लांटेशंस और एग्रीकल्चर की कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। आप जनरली टिम्बर प्लांटेशंस तो हो ही गया फॉरेस्ट्री से, क्लियर। लेकिन डेफिनेशन जनरली बोला जाता है कि मिनिमम वन टिम्बर प्लांटेशन होना चाहिए, तभी तो फॉरेस्ट्री आप वर्ड यूज करोगे। और एग्रीकल्चर का कोई भी स्ट्रीम आपके इसमें आ सकता है। तो जनरली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री की इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। जिस तरह से एग्रोनॉमी मदर पार्ट है वैसे ही हमारा। क्यों? क्योंकि इंडिया में जनरली फॉरेस्ट एरिया है कितना परसेंट? 21.71%। हमें रिक्वायरमेंट कितना है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए? 33%, जिससे हम इकोसिस्टम को मैनेज कर सकें। और अगर ये नहीं कर पाए तो हमने एक फंडा यूज किया और इसको प्रॉपर तरीके से हमने मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया। कब से? कब? 1996 से हमने। अच्छा, इससे पहले ये वर्किंग हो चुका था जनरली एग्रोफोरेस्ट्री जो प्रोसेस हैं एंड इसके फंड जो फंक्शंस हैं वो जनरली कुछ स्टेट अडॉप्ट करने लगे थे। लेकिन नेशनल लेवल पे हमने पॉलिसीज भी बनाई उसके बाद में प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमें भी पता था कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से हम फॉरेस्ट एरिया को तो ग्रो नहीं कर बढ़ा सकते, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, फूड की कमी होगी। इससे अच्छा है क्यों ना जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके पास में प्लांटेशंस लगाया जाए। इसलिए इंडिया में ट्री कवर एरिया कितना परसेंट है? 2.91%। और दोनों को मिलाकर इंडिया में 24.62% अभी क्या है? फॉर ट्री कवर एरिया इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एरिया टोटल है। तो इसीलिए हमने क्या किया मान लीजिए यहाँ पे शिवम बैठे हैं। शिवम ने सोचा कि यार क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, ट्री लगा देता हूँ चारों ओर बाउंड्री के रूप में, बीच में क्रॉप भी करता हूँ और एनिमल्स भी मैं रखता हूँ। तो इन्होंने फॉरेस्ट्री के ट्री लगा दिए, क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की दो कौन कौन सी? एनिमल और क्रॉप। एनिमल को बोला जाता है पास्चर, क्योंकि फूड रिलेटेड ग्रासेस वो कंज्यूम करते हैं। पास्चर। एग्रीकल्चर को आप क्या बोलोगे? एग्री। एंड सिल्वी कल्चर मतलब फॉरेस्ट्री को क्या बोल दोगे? सिल्वी। तो आप क्या बोलोगे? एग्री सिल्वी पास्चर। इसके लिए अलग से नाम दे दिया। अगर हम यहाँ अगर जनरली बात करूं कि आप में से कोई किसी ने सेलेक्ट कर लिया कि सिर्फ मैं बाउंड्री में प्लांट लगाऊंगा और बीच में राइस, व्हीट जो भी मेरी एक क्रॉप होगी वो ही मैं लगाऊंगा, तो उसको दो ही टर्म यूज किए गए, फॉरेस्ट्री मतलब सिल्वीकल्चर एंड आपने क्रॉप यूज किया विच मींस एग्रीकल्चर। तो एग्री सिल्वी कल्चर हो गया, सीधी सी बात है। सिल्वी आप यूज जनरली करोगे ही करोगे। तो इसी के बेसिस पे यहां पे एग्रो फॉरेस्ट्री के को क्लासिफाइड किया है अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे, और वही हमने देखना। हु इज द फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री? PKR नैयर। PKR आर विच मींस राम, कौन है? रामाचंद्रन नेयर जी। अच्छा, जनरली अब डेवलपमेंट की बात आई तो रिसर्च सेंटर भी होना चाहिए, एक नेशनल लेवल पे होना चाहिए और एक स्टेट लेवल पे होना चाहिए।
सॉरी कंट्री लेवल पे होना चाहिए। तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले जो बना वो कौन सा, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, कहाँ है, नैरोबी केन्या में इसको डेवलप कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स होते हैं वो भी उस तरह से, क्योंकि हमारा भी बेनिफिट हो, ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए जाए जहां बेनिफिट भी ज्यादा हो, क्रॉप को भी नुकसान ना पहुंचाए, क्रॉप को भी ऐसे प्लांट्स हो जो क्रॉप को नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करे और क्रॉप को, हमारी क्रॉप को नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करवाए। एलोपैथी फैक्ट, जो केमिकल रिलीज किए जाते हैं प्लांट बॉडी के थ्रू, चाहे वो रूट्स के थ्रू हो चाहे उसके लीफ के थ्रू, प्लांट में दूसरे जो प्लांट कंज्यूम करता हो, तो इस टाइप का इफेक्ट ना हो, मतलब हमारी दूसरी क्रॉप को नुकसान ना हो। यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं कौन है, फादर ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री पीके आर नेयर। क्लियर, यहाँ पे सिस्टम्स ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री हो गए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमने कल डिस्कस किए थे। क्लास लेक्चर जो कैंडिडेट कल वाला लेक्चर नहीं देखे वो कल एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे भी ये, नॉट ओनली जेआरएफ नेट एंड एफआरआई। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर तरीके से? चलिएगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, तो कल हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेसिस पे डिस्कस किया था, थोड़ा आज करना है स्ट्रक्चर बेसिस पे बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन का मतलब वही हो गया, हमने हलवा बनाया, हलवे में किस किस का कॉम्पोजिशन है, क्या क्या डाला हमने, काजू बादाम चीनी, और किसका बनाया है हम, मम्मी प्याज डाल के हलवा खिलाती है तुम्हें? अच्छा, प्यार या प्याज, प्यार डालते हैं, हाँ मैं सोच रहा हूँ प्याज का कब हलवा खाने लग गए तुम। क्लियर, तो बात की जाए कंपोजिशन क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ दो ही कंपोजिशन है, आप देख रहे हैं ट्री, टिम्बर प्लांटेशन, ट्री है और क्रॉप है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक ही जमीन लैंड पे वन टाइम में दो कंपोजिशंस हैं, तो हमने इसको एक अलग टर्म दे दिया जिसको बोला जाता है एग्री सिल्वी। एग्री मतलब एक एग्री यहाँ पे जनरली यूज करेंगे किसके लिए, क्रॉप के लिए। और एग्रो का मतलब, एग्रो विच मींस जहां पे एग्रो के सारे स्ट्रीम्स आ गए, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, कौन से, एनिमल रियरिंग, एपीकल्चर और एक्वाकल्चर एंड ऑल दीज स्ट्रीम्स, वो एग्रो में हम इंक्लूड कर लेते हैं। एग्री मतलब सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन, सिल्वी का मतलब ट्री, तो क्रॉप एंड ट्री सेम यूनिट ऑफ लैंड पे एक ही टाइम में है, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी प्लांटेशंस कर दिए और उसके बाद में प्रॉपर लाइटिंग ना मिले। सो कंपटीशन फॉर वाटरिंग, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट, कंपटीशन फॉर सनलाइट, कंपटीशन होगा तो उसको भी तो हमें बचाना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इंप्रूव फेलो स्पेसीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूमिंग कल्टीवेशन हमने देखा, जूम, और कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस रूप में जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड रोटेशन। क्योंकि जो ट्राई पीपल्स होते हैं, ट्राई पीपल्स किनको बोला था सर, क्लास के नोट्स अपडेट करने को बोल दीजिएगा। ठीक है बच्चा, बिल्कुल, आज का और कल का क्लास, ठीक है, याद दिलाइएगा मुझे, क्लास के नोट्स है ना, शायद कल की क्लास का नोट्स अपडेट नहीं हुआ होगा। ठीक है ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत, आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से? ठीक है, एब्सोल्युटली बता दिया करो, जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे बता दिया करो मुझे। चलिएगा, नेक्स्ट बात करें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मोस्ट, सबसे ज्यादा इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है मैक्सिमम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उसके बाद में एमपी में, उसके बाद झारखंड में। कहां पे, मैक्सिमम नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स, देन एमपी एंड देन झारखंड, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये कौन करते हैं, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो लोग जिनको ये नहीं पता कि पर्टिकुलर लैंड पे भी हम कॉन्टिन्यूअसली प्रोडक्शन कर सकते हैं, दे डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ न्यूट्रेंट, यूजेस ऑफ न्यूट्रेंट। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंड पे फॉरेस्ट को फायर किया, जलाया, उस पर क्रॉप कल्टीवेशन किया अपने फूड के लिए। 3 या 4 साल बाद में जैसे ही प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रेंट होगी, प्रोडक्शन गिरेगा, क्योंकि ये तो बाहर से तो न्यूट्रेंट ला नहीं सकते, और जैसे ही प्रोडक्शन गिरेगा ये लोग क्या कर जाएंगे, मोन कर जाएंगे दूसरी लैंड पे, वहां फायर करेंगे और 3 से 4 साल बाद में फिर दूसरी लैंड पे। तो शिफ्टिंग हो गई, लैंड रोटेशन हो गया, बट क्रॉप इनको जो चाहिए, चाहे वो राइस ग्रो करेंगे चाहे वो व्हीट ग्रो करेंगे, जो फूड के लिए वो कंज्यूम करते हैं वही ग्रो करेंगे। क्लियर, तो ये बेस्ड अपॉन किसके, कंपोजिशन। यहां एक अलग टाइप का कंपोजिशन है, यहां पे अलग टाइप का कंपोजिशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस एलिफ क्रॉपिंग, दिस इज ए मॉडर्न फार्मिंग इन इंडिया।
एले क्रॉपिंग के अंदर सेम यूनिट ऑफ लैंड में एक प्रॉपर मैनेज्ड तरीके से, सो बाय मैनेजिंग क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है। मैनेज्ड जो ट्री प्लांटेशन होता है, डिस्टेंस बिटवीन रो टू रो एंड ट्री टू ट्री डिस्टेंस को मेंटेन करके बीच में प्लांटेशन, क्रॉप प्लांटेशन किया जाता है। और इसके लिए सबसे सुटेबल प्लांट कौन सा है? टीक। टीक विच मींस टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस which is known as king of timber। अच्छा, आपने अभी क्या बोला? यूकेलिप्टस भी लगाते हैं। देखिए कॉमन थिंग ये है, जिस एरिया में जो सुटेबल है वही लगाएंगे, लेकिन बेस्ट कौन सा है उसकी अलग क्वालिटी है। कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, कुछ प्लांट आपको वो लगाने पड़ेंगे मजबूरी में जो विंड ब्रेक का काम करते हो। ये तो विंड ब्रेक के लिए सुटेबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्राउन है ही नहीं, और क्राउन जब नहीं है तो विंड को कैसे ये ब्रेक कर सकता है? उसके लिए तो ब्रॉडर क्राउन चाहिए। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसा ही उसके लिए यूज करेंगे। एले क्रॉपिंग वही जनरली एग्रीकल्चर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टिम्बर प्लांटेशन चाहिए, बाउंड्री पे भी हो सकते हैं और बीच में लाइन टू लाइन। जब नॉट ओनली इन एले क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर में जब आपसे ये पूछा जाए कि क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए किस डायरेक्शन में रो टू रो, डायरेक्ट रो टू रो का जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा होना चाहिए? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए। वह चाहे वो व्हीट क्रॉप हो, चाहे राइस हो, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो, चाहे फ्रूट प्लांटेशन हो। क्यों? क्योंकि हमेशा प्लांट को फूड बनाने के लिए किस कलर की जो लाइट प्रीफर करता है? रेड कलर की। और रेड कलर की लाइट हमेशा कब मिलती है? अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में। क्लियर? आप कहेंगे दोपहर में भी तो लेता है, नहीं, जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये हमने डिस्कस किया है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस टोंगा सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज कुमारी। साउथ इंडिया में टोंगा सिस्टम को कुमारी के नाम से जाना जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो कुमारी किसको बोलते हैं? मोस्टली गर्ल के लिए यूज किया जाता है कुमारी। साउथ इंडिया में इसको कुमारी बोला जाता है। किसको? टोंगा सिस्टम को। टोंगा सिस्टम है क्या? हिली एरियाज में, या हम ये कह सकें वेस्टलैंड को मैनेज करने के लिए, वेस्टलैंड पे फॉरेस्ट प्लांटेशंस लगाने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। जनरली आप यहां पे पिक्चर में देख रहे हैं पर्टिकुलर फॉरेस्ट प्लांटेशंस लगा दी गई, इसको हम क्या बोलेंगे? सैपलिंग। सैपलिंग मतलब वो 1 मीटर तक का प्लांट है। अब एक चीज बताइए, प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस कितनी होती है? फॉरेस्ट एरिया में जनरली 3 to 4 मीटर लिया जाता है। 3 to 4 एले क्रॉपिंग के लिए भी जनरली, और फॉरेस्ट एरिया में आप जैसे मैंगो के लिए प्लांटेशन जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 10 मीटर। मैंगो के लिए 10 मीटर होता है। अगर वैरायटी दूसरी है, जैसे कौन सी वैरायटी है? आम्रपाली। आम्रपाली के लिए तो कितना यूज किया जाता है? 2.5 से 3 मीटर के लिए। तो वो डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी, लेकिन कॉमन 10 मीटर। क्यों? क्योंकि वो फ्रूट वाला प्लांट है जिसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए, सनलाइट में कोई कमी ना हो, जिससे फ्लावरिंग अच्छी हो और फ्रूटिंग अच्छी हो। लेकिन यहाँ हमारा कोई टारगेट नहीं होता फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे, हमारा टारगेट है उसकी ग्रोथ पे, इसलिए 3 से 4 मीटर लगाते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। लेकिन जब फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए पर्टिकुलर जो दो प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम 2 या 3 साल के लिए क्यों ना यूटिलाइज किया जाए, तो साथ साथ में क्रॉप भी लगा देते हैं। जाहिर सी बात है, हिली एरियाज में है, स्टोन यहाँ पे है, तो बहुत कम प्रोडक्शन होगा, लेकिन जितना हो उतना तो हम ले ही सकते हैं। तो टारगेट क्या है? फॉरेस्ट को डेवलप करना। प्लेस इज हिली एरिया और मोस्टली वेस्टलैंड एरियाज में। इनिशियल स्टेज पे हम क्या कर लेते हैं? क्रॉप का कल्टीवेशन कर लेते हैं फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए, जिसको बोला फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था टोंग विच मींस हिल एरिया। फर्स्ट टाइम यूज इन बर्मा एंड जनरली फर्स्ट टाइम बर्मा में कब यूज किया गया था? इन 1850 के अंदर, 1850 के अंदर फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1918 में, वेस्ट बंगाल एंड ऑल दिस नॉर्थ बंगाल में इसको यूज किया गया। अब अपार्ट फ्रॉम दिस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और सभी जगह पे इसको यूटिलाइज किया जाने लगा। नेक्स्ट वन इज
टाइप ऑफ टोंगा सिस्टम। अब ये टाइप क्या होता है? अगर कोई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है तो हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल टोंगा। अगर वहां पे कोई लीज पे ले लेता है उस जगह को, भैया मुझे लीज पे दे दो, क्योंकि ये लैंड हो सकती है किसी फार्मर की, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन की हो सकती है, तो उसे लीज ले लेगा और उसके ऊपर प्लांटेशंस करेगा, तो उसका टारगेट क्या क्या बोलेंगे? लीज टोंगा। अगर विलेजर्स उस पे प्लांटेशंस करते हैं तो विलेज टोंगा। एंड टोंगा के अलावा हमने एक वर्ड यूज और जनरली देखा था, विच इज कौन सी फार्मिंग? ज़ैबो फार्मिंग। ज़ैबो फार्मिंग भी कहां की जाती है? ऑन हिली एरियाज में। हिली एरियाज में क्यों किया जाता है? क्योंकि मोस्टली जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं, उस एरिया में पर्टिकुलर जो यहां के लोग रहते हैं वो वाटर, क्योंकि उनके पास में वाटर नहीं है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए वाटर होगा? नो। कंजम्पशन के लिए वाटर होगा? नहीं। ना तो वो ट्यूबवेल बना सकते, ना उनके पास लैक वगैरह अगर कुछ ऐसी है, तो वो क्या करेंगे? रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करके एक डैम या जो भी अपना तालाब कुछ बनाएंगे और उसको रीयूज करेंगे। रीयूज करके क्या करेंगे? क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे। सो ज़ैबो फार्मिंग इज मोस्टली used in hilly area to utilize while harvesting of water for crop production and consumption। कंजम्पशन और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वाटर को यूज किया जाता है हार्वेस्टिंग करके, उसको बोला जाता है ज़ैबो फार्मिंग। देन अपार्ट फ्रॉम दीज हमारा आ गया कौन सा? विंड ब्रेक। ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी कंपोजिशन है। विंड को ब्रेक, किसका ब्रेक लगाना है? विंड। विंड ब्रेक। Break, that means to decrease the velocity of the wind। विंड की स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड को कम करने की कहां जरूरत पड़ गई हमें? देखिएगा, इंडिया में मोस्टली नॉर्थ इंडिया और वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया दो टाइप के विंड से अफेक्टेड है। कौन से वाली? कोल्ड वेव से। ठंडी हवाएं जो चलती हैं नॉर्थ इंडिया से, हमेशा ठंडी हवाएं, जब दिसंबर जनवरी में आप देखेंगे ठंडी हवाएं चलती है कहां से? नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट है, मतलब ठंडा, जहां पे बर्फ है, हिमालय है तो बर्फ है, वहीं से चलने वाली हवाएं ठंडी होंगी। लेकिन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में जो एयर्स फ्लो होती हैं, विंड फ्लो होता है, वो कौन सा होता है? वेस्ट डायरेक्शन से, क्योंकि वेस्ट में क्या है? सहारा रेगिस्तान, और इंडिया में कौन सा है? थार डेजर्ट। सहारा डेजर्ट और थार डेजर्ट। अभी डब्ल्यूओ में भी क्वेश्चन पूछा था, थार डेजर्ट कहां पे है, या सॉरी थार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? तो राजस्थान में। उसी के साथ साथ में एक और पूछा था, कौन सा? सरिस्का। सरिस्का कहां पे है? वो भी राजस्थान में। नेक्स्ट हम बात करें तो इसका टारगेट क्या होता है? बोला विंड की वेलोसिटी को कम करना हमारा टारगेट है। मान लीजिए विंड की स्पीड कितनी आ रही है? 100 किलोमीटर पर आवर्स, तो हमें क्या करना है? कम कर देना है। क्यों कितना कर सकते हैं? बोला हमें इसको एटलीस्ट कर दें, कितना कर सकते हैं? 25 किलोमीटर पर आवर्स कर दे। तो क्या लगाना चाहिए? हमें प्लांटेशंस लगाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ज़ेआरएफ फॉर नेट एंड वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी की एग्जाम थी उसमें भी पूछा गया था। एफआरआई क्या पूछा जाता है? जब हम प्लांटेशंस करते हैं तो कौन सी बाउंड्री ऑफ द लैंड की कौन सी बाउंड्री पे प्लांटेशंस करते हैं? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, या नॉर्थ वेस्ट, यहां पे लिख दूं नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ टू ईस्ट, एंड वेस्ट टू ईस्ट, एंड नॉर्थ टू साउथ। क्योंकि नॉर्थ से कौन सी हवाएं आती हैं? कोल्ड, तो नॉर्थ से कोल्ड हवाओं का हमें रोकना है, और वेस्ट डायरेक्शन से कौन सी को? हॉट को रोकना है, उसकी स्पीड को कम करना है, जिससे प्लांट ना जले। और प्लांट से होने वाला लॉस ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू या इवेपोरेशन के थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू फ्रॉम द लीफ पार्ट, एंड इवेपोरेशन के थ्रू सरफेस। तो सरफेस से भी लॉस होगा, अगर तेज हवाएं चलेंगी, कोल्ड हॉट एयर का फ्लो होगा, तो जाहिर सी बात है वहां से भी होगा।
तो हमें उसकी स्पीड को कम करना। क्या यही टारगेट है? नहीं, और भी टारगेट है। क्या? क्योंकि क्रॉप्स में मोस्टली क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन जब किसके थ्रू हो, विंड के थ्रू हो, और इतनी स्पीड से विंड चले कि जो एक फ्लावर का जो पोलेन है वो कहां जाएगा, स्टिग्मा पे। मेल पार्ट कहां पे जाएगा, फीमेल स्टिग्मा पे। अब जो वो स्टिग्मा पे जाएगा और स्पीड से हवा चल रही है तो वो उसको टच ही नहीं कर पाएगा, निकल जाएगा आगे, तो क्रॉस ही नहीं हो पाएगा, तो प्रोडक्शन अपने आप ही डिक्रीज हो गया। उसके लिए भी हमें फ्लो ऑफ एयर चाहिए। फिर स्प्रिंकलर सिस्टम आप यूज कर रहे हो इन योर फील्ड, और स्प्रिंकलर सिस्टम में फिक्स्ड है कि अगर 16 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हवा का फ्लो है, कितना, 16 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हवा का अगर फ्लो है तो स्प्रिंकलर काम नहीं करता फिर। क्योंकि आप भी देखते हो, आपने कभी गार्डनिंग में वाटरिंग किया होगा, जहां पे अगर सामने से हवा चल रही है तो पानी दूर डिस्टेंस पे अगर आप डालना चाहते हो तो वो नहीं जाता, आपकी तरफ आता है, डिस्टेंस कम हो गई। तो एक साइड में, जहां स्प्रिंकलर से एक साइड में तो अच्छा खासा पानी का फ्लो होगा, लेकिन अगर इधर से एयर फ्लो हो रहा है तो यहां पे पास में ही गिरेगा। तो मल्टीपल उसके इफेक्ट्स हैं विंड, हाई विंड के, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए विंड को ब्रेक कर देना। कितना ब्रेक करता है? 25 से 75%। अब आप बोलेंगे ये क्या परसेंट, किसका 25 से? विंड ब्रेक रिड्यूस करता है विंड वेलोसिटी को, कितना, मोस्टली। अच्छा, कितना विंड ब्रेक इज इफेक्ट व्हेन इट इज मोर देन 12 टाइम ऑफ द ट्री हाइट। 12 टाइम मतलब एक बात बताओ, अगर यहां से आपने इधर से हेयर का फ्लो हो रहा है, तो अगर इसकी हाइट क्या है, मान लो कि 6 मीटर हाइट है ट्री की, तो ये कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेगा? 12 टाइम को कवर करेगा। उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि विंड का जैसे ही देखिए, यहां पे देखिएगा, यहां से विंड का फ्लो हो रहा है, इस तरह से विंड फ्लो करेगा, एम आई राइट? इस तरह से फ्लो करेगा। अब वो एक डिस्टेंस के बाद में वापस जाके अपने प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाएगा। तो ये कितनी डिस्टेंस हुई? ऑलमोस्ट 12 टाइम। स्पीड कम क्या हो गई? अब यहां पे ऐसा नहीं कि यहां पे हवा नहीं चलेगी, चलेगी, लेकिन कितना हो गया, जहां पे 100 था वो कितना हो जाएगा, 25 से 75, मतलब 50-60% कम हो गया। तो यहां स्पीड क्या रही अभी, ऑलमोस्ट 50 से 25, ऑलमोस्ट क्या रही, किलोमीटर पर आवर। अच्छा खासा कम हो गया। और कितने डिस्टेंस कवर करेगा, बोला जो जितनी आप हाइट रखोगे उसका 12 टाइम, तो 6 × 12 विच इज कितना हो गया, 72 मीटर तक का एरिया, आपका ये 72 मीटर तक का एरिया कवर हो जाएगा। फिर अगेन देखो, दोबारा प्लांटेशंस किया, वो आगे का एरिया कवर करेगा। इस तरह से हमें मल्टीपल स्पेस से प्लांटेशंस करने हैं। जिस टाइप का प्लांट आपके पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल है, हाइट वाले, वही आप यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट विंड ब्रेक। नेक्स्ट वन इज शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर हाउस सुना है आपने? जब आप यहाँ पे जाते हो मार्केट में, इस टाइम तो सर्दियों का टाइम है, जनवरी फेब तक तो चलता ही है, जो ये गरीब मोस्टली लोग रहते हैं, स्लम वाले, उनके लिए भी फैसिलिटी दी जाती है कि आप रह के इसमें सर्दियों में आ सकते हैं, कंबल और दिया जाता है, उनको रहने की फैसिलिटी दी जाती है। तो उसको भी क्या बोलते हैं, शेल्टर हाउस बोलते हैं। मतलब पूरी तरह से पनाह देना, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना उनको। तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट किसको किया जाएगा? अब एक बात बताइए, जनरली प्लांट टू प्लांट हाइट, ये क्या है, कवर करेगा क्राउन किसका, एक, दूसरा प्लांटेशन ऐसा ही होगा आपका, आपने तीसरा लगाया तो तीसरा आपका ये हो गया। क्लियर? अब एक बात बताइए, जनरली आपने ट्री लगाया, विंड ब्रेक में ओनली सिंगल लाइन हम यूज करते हैं, मैक्सिमम ट्री तक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हवा के फ्लो को ही हमें कम करना है, क्योंकि हवा के फ्लो से तो सॉइल का इरोजन भी होता है, एम आई राइट? तो अब एक बात बताइए, जनरली अगर आपने विंड ब्रेक की तरह अपने प्लांट लगा लिए, तो क्या नीचे से वाटर जा सकता है या नहीं? फ्लो ऑफ द वाटर होगा। नीचे से कोई एनिमल जा सकता है या नहीं? जा सकता है। क्लियर? नीचे से कोई इंसान चोरी करने भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर जिसको अंदर लगा हुआ कि यार फ्रूट लगे हुए हैं, तोड़ के ले आते हैं,
मेरे जैसे दिखते हैं, जहां पे दिखा और तोड़ के ले आया। तो मेरे जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फेंसिंग करनी पड़ेगी, हर्ब्स एंड सर्ब्स वाले प्लांट भी यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ठीक है हवा को तो हमने रोक लिया, तो ऊपर का एरिया कवर कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द वाटर को कैसे रोका जाए, जिससे क्या रोका जा सके, सॉइल के इरोजन को रोका जा सके। सॉइल इरोजन किसके थ्रू होता है, थ्रू द वाटर। विंड के थ्रू तो रोक लिया, वाटर के थ्रू, वाटर तो नीचे से जाता है, एनिमल्स भी जाएंगे, ह्यूमन भी जाएगा। इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हमें 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। तो तीनों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो कोई 2 नाम बता दो हर्ब्स वाले, हर्ब्स प्लांटेशन के 2 नाम। सहारा मिल रहा है इधर से, बता दे भाई कुछ। 2 एग्जाम्पल ऑफ सर्ब्स, हर्ब्स 2 ही एग्जाम्पल बता दो। चलो ठीक है, गुड। अब ये बता दो कि कौन बताएगा सर्ब्स के 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज, ऑनलाइन वाले बताएंगे, फटाफट आंसर दे दीजिएगा, नहीं मैं यहां से ब्लॉक कर दूंगा अगर किसी ने आंसर नहीं दिया। हर्ब्स, सर्ब्स एंड थर्ड होता है ट्री। ये 3 पार्ट होते हैं किसके, प्लांट के। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लांट, फर्स्ट, सेकंड वन एंड थर्ड वन। वाटर गार्ड, ये वाटर गार्ड प्लांट, अच्छा बॉटल गार्ड। वाह वाह वाह, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अभी अभी क्या दे रहे हो? एक बात बताइए, हर्ब्स आपने, चलो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप ही लोग आंसर करेंगे। गुआवा इज ए एग्जाम्पल ऑफ, गौतम कह रहे हैं, गौतम किसका एग्जाम्पल है गुआवा? हाँ जी देखिएगा, आपने कभी सुना है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, आप खुद एग्जाम्पल उसका दे, कभी आपने सुना है कि हर्बिसाइड यूज कर लीजिए? हाँ 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 हाँ, अब तो याद आ गया सबको। हर्बिसाइड किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसको किल करने के लिए यूज किया जाता है? हर्ब्स किल थ्रू द हर्बिसाइड, वीड्स किल थ्रू द वीडिसाइड। अरे वो एक ही चीज होता है मोस्टली। वीड उसको बोला जाता है जो हमारे लिए अनवांटेड हो, हर्ब्स उसको बोला जाता है जिस प्लांट की हाइट 1 मीटर से कम हो। तो 1 मीटर से कम वाली हाइट के प्लांट के 5 नाम बता दो। हाँ अब तो एक के बाद एक है ना, हमारी सारी क्रॉप्स हर्ब्स के अंदर ही आती हैं। ग्रास फैमिली आ गई, सारी क्रॉप्स आ गई जिसकी हाइट 1 मीटर से कम हो, जिसका स्टेम ऑलवेज ग्रीन हो, उसको क्या बोलेंगे आप? हर्ब्स ही बोलेंगे। लेकिन वीड इज ए पार्ट ऑफ, जो अनवांटेड हो उसमें से हम जिसको रिमूव करना चाहते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे हम, ऑनलाइन वालों का तो आ रहा है क्या? अच्छा ये बात भी सही है, अभी देखते हैं कुछ बचाव होता है या नहीं होता है। अच्छा सर्ब्स वाले प्लांट, वो प्लांट जिनकी हाइट 1 मीटर से 6 मीटर हो, स्टेम टेंडरिंग टाइप का हो, लचीला हो, वैसा प्लांट देखा है आपने? कभी कभी बेर तोड़ा हो ऐसे झुक के, खींच कर उसका, तो लीची तोड़ी हो आपने, मैंने चोरी बहुत किया है, बेर भी चोरी किया है, लीची चोरी किया है, वैसे तो ऑनलाइन ही मिल जाएगा कुछ फोटो लीची चोरी करते हुए। तो वो प्लांट जिनकी हर्ब्स, वो प्लांट होते हैं जिनकी 1 मीटर लेस देन 1 मीटर हाइट हो। सारे हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो हर्ब्स कैटेगरी में, उसी में ग्रासेस आ गए सारे, चाहे वो क्रीपर टाइप के प्लांट हो, सारे कौन सी कैटेगरी होते हैं? हर्ब्स कैटेगरी के। सर्ब्स में हमारी सारी झाड़ियों वाले जिनकी 1 मीटर से 6 मीटर क्या हो हाइट। ट्री वो होते हैं जिनकी मोर देन 6 मीटर क्या हो हाइट हो। इसलिए 3 टाइप के हमारे प्लांट्स होते हैं, बेस्ड अपॉन किसके? स्ट्रक्चर के बेस्ड पे। क्लियर? तो जनरली हमने क्या किया, यहां पे ग्रासेस लगा दिया, मतलब हर्ब्स हमने लगा दिया। अब हर्ब्स लगाने से बोला, अभी अभी बात कर रहे थे सर हर्ब्स लगाने से क्या होगा,
चलो मैं हर्ब्स नहीं लगाता हूं, ये आपकी लैंड है, जमीन है, यहाँ पे मैंने इस पे क्या कर दिया, आई थिंक ये आपको कलर दिखाई दे या ना दे, लेट्स ट्राई। मैंने एक मिनट है ना, मैंने क्या कर दिया, सिर्फ सर्ब्स लगा दिए, ये लो झाड़ियां लगा दी यहाँ पे आपके कहने पे, ये लो। और किसी के माइंड में डाउट है कि हर्ब्स क्यों लगाया जाता है, सिर्फ ये लो सर्ब्स लगा दिए, मतलब झाड़ियों वाले प्लांट जो इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हो। लेकिन अभी भी नीचे वाला एरिया क्या है, ओपन है। क्या एक बात बताओ, अगर पानी स्पीड से, वाटर स्पीड से आएगा तो इसके नीचे से जा सकता है या नहीं जा सकता? तो वाटर को किससे रोकोगे? आपको तो इरोजन को कंट्रोल करना है ना, तो वाटर को किससे रोकने वाले हो आप? क्योंकि ग्रासेज नहीं होगा तो ग्रासेज सोइल को क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, वो उसको पकड़ के रखते हैं आपस में, स्पीड कम हो जाती है, वाटर का जो फ्लो होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, ये तो हो गए सर्ब्स, ये क्या हो गए, सर्ब्स। और जब आपको स्पीड कम करनी होगी तो किससे आप स्पीड कम करोगे, हर्ब्स से स्पीड कम करोगे, इसलिए क्या लगा दोगे, ग्रासेस लगा दोगे। अब देखो ना, तो मेरे जैसा चोर जा पाएगा अंदर इसमें, हाँ इससे अच्छा तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए सबके पास थोड़ी ना है। पापा क्या करते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री में है, पापा कौन सी मिनिस्ट्री में है, उसका जवाब दो पहले। 2 नंबर का पैसा तो नहीं है, हर किसी के पास में बाउंड्री लगाने का पैसा है, ये तो 2 मिनट का काम होता है। क्लियर हुआ? तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना। अब क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कितने लेयर ऑफ प्लांट्स लगे, मिनिमम, इसलिए सर्ब्स में मिनिमम 3 लेयर ऑफ प्लांटेशंस होती है, मिनिमम 3 लेयर ऑफ प्लांटेशंस होती है, क्योंकि सिंगल जिसमें आप देख रहे हो ये क्या है, हर्ब्स है, ये है सर्ब्स है, और ये कौन से हो गए, ट्री। एयर से भी कंट्रोल किया, एनिमल से भी कंट्रोल किया, और बाकी हमने वाटर से भी को भी कंट्रोल किया, पूरी तरह से कंट्रोल करना। इसीलिए जब हम शेल्टर हाउस बोलते हैं, क्योंकि पूरी तरह से एक दीवार बना के उनको लोगों को, मतलब लोगों को रखा जाता है उसमें। तो एक हाउस को प्रॉपर तरीके से हमने क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया। नॉर्थ डायरेक्शन में ये हो गया, और वेस्ट डायरेक्शन जो हॉट एयर्स आती हैं वो यहां से आएगी, और कोल्ड एयर्स जो मोस्टली आती है वो नॉर्थ से आएगी। देखो 2 तरह से हमने एक ट्राइंगल बना, इसलिए बोला जाता है शेल्टर बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइंगुलर शेप, और पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। कितना प्रोटेक्ट करता है शेल्टर बेल्ट, मोस्टली देखिएगा शेल्टर बेल्ट की आवाज नहीं, क्या हो गया, तो मेरे से पूछ लो भाई। हाँ मैं कोई ससुर जी लगता हूं जो शर्म आ रही है, घूंघट निकाल रखे हो आपने, बताइए। हाँ 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 हाँ, वो अभी अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी जितना ये कर ले उसके बाद मैं वो भी आपकी घर की जो प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करता हूँ। चलिए एक एक मिनट समझिएगा उसको, मेरी बात समझिए, ठीक है। पहली चीज, एक्चुअली जो इसकी विड्थ कितनी रखी जाएगी, इसकी विड्थ कितनी रखी जाएगी और इसकी हाइट कितनी रखी जाएगी, उसका रेशियो क्या कहता है, रेशियो ऑफ द हाइट एंड विड्थ ऑफ 1:10। 1 अगर हाइट है, 1 दैट मींस अगर 5 हाइट है तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 20, और सॉरी कितनी हो जाएगी, 50, 10 टाइम एक्स्ट्रा तो 50, जिससे पूरी तरह से वाटर को प्रोटेक्ट करे, एनिमल को प्रोटेक्ट करे, इवन इंसेक्ट को भी प्रोटेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट की भी एक हाइट होती है उड़ने की। क्लियर? दूसरी क्या चीज है, मोस्टली शेल्टर बेल्ट की विड्थ मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, आइडल कितनी रखेंगे, 50 मीटर। बोला अगर 5 मीटर है तो 50 मीटर से ज्यादा, ऐसा भी नहीं आपने अगर प्लांट की हाइट 10 मीटर 100 मीटर आपने विड्थ उसको बना दिया, एक के बाद एक लाइन आप लगाते रहे, इतना भी नहीं, फिर तो लैंड आपने वेस्ट कर दिया ना, तो वो आपका कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ, सभी लोग क्लियर हुआ तो फटाफट बोलिएगा यस यस, जल्दी जवाब दीजिएगा, समझ में आया किसी को कोई दिक्कत, क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये हमारा जनरली। अब बात करते हैं सिल्वी। देखिए हमने दो एक ही अभी पढ़ा है, एग्री सिल्वी मतलब जिसमें टिम्बर प्लांटेशंस भी है और क्रॉप कल्टीवेशन है, एग्री सिल्वी कल्चर। अब सेकंड पे चलते हैं हम,
एग्री सिल्वी पास्चरल। एग्री विच मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन, सिल्वी विच मीन्स टिम्बर प्लांटेशंस एंड पास्चरल विच मीन्स एनिमल भी उसके में साथ। एनिमल या एनिमल रिलेटेड प्लांटेशंस, एनिमल से रिलेटेड प्लांट कौन से आ गए? जो जिसकी पूंछ हो, तो जो फॉडर पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जा सके, जिसमें ग्रासेस भी उसी में आते हैं और फॉडर पर्पज के लिए टिम्बर भी सॉरी ट्री भी उसी में आते हैं। फर्स्ट वन इज एग्री सिल्वी पास्चरल, आप यहां पे देख रहे हैं, ओ सॉरी सिल्वी पास्चरल। तो एग्री सिल्वी पास्चरल बोला जाएगा तो तीनों कंपोनेंट आ गए, एग्री सिल्वी पास्चरल, एग्री सिल्वी एंड पास्चरल। एग्री का मतलब क्रॉप, सिल्वी का मतलब टिम्बर प्लांटेशंस और पास्चरल का मतलब हो गया हमारा एनिमल्स। अब ये देखो आपने फोटो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ग्रासेस है, कहां पे सीफ है और टिम्बर है, दो ही चीज है, तो आप इसको क्या बोलोगे? बोला क्या बोल दोगे? सिल्वी और पास्चरल, दो ही वर्ड यूज करोगे। चलो अगर यहां पे मैं क्या लगा दूं, यहां पे पास में एक डैम बना देता हूं, छोटा सा डैम बना दूं, एक गड्ढा तैयार कर दूं, उसमें क्या रखूंगा? फिश। अब बताओ क्या बोलोगे? एग्री, हाँ एनिमल हटा दीजिए, तो आप बोलोगे सिल्वी, एक्वा सिल्वी कल्चर, एक्वा और सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट बात करें, अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आप, फर्स्ट वन इज प्रोटीन बैंक। अब आप कहेंगे ये प्रोटीन बैंक कहां से आ गया? यस यस, प्रोटीन बैंक कहां से आ गया? प्रोटीन बैंक कहां से आ गया? एनिमल्स को फूड में, हमें भी तो प्रोटीन चाहिए, एप्स बनाने के लिए, 6 एप्स बनाने के लिए क्या चाहिए? हाँ प्रोटीन चाहिए। तो हमें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होता है वैसे एनिमल को रिक्वायरमेंट होता है, और प्रोटीन किससे मिलती है? प्लांट बॉडी से। अब मोस्टली वो कौन से प्लांट है जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन अवेलेबल है, वही तो हम ग्रो करेंगे। अच्छी प्रोटीन होगी, अच्छी मिल्किंग होगी, अच्छी बॉडी ग्रोथ होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो हम कौन कौन से जनरली प्रोटीन बैंक क्या होते हैं? वो प्लांटेशंस होते हैं जिनको फॉडर पर्पज के लिए और अच्छे से उसको फीड करवाया जाए, वो अच्छे से उसको खाएं। प्लांट कौन कौन से? एकेसिया निलोटिका, ये सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान में होता है, मतलब डेजर्ट एरिया में होता है। अब एक चीज बात बताऊं, एकेसिया निलोटिका उनको जानते हो कि वो करते रहिए, करने से कुछ होता है? कौन? हाँ, उनकी पतंजलि की हर जो मोस्टली पेस्ट होती है, टूथपेस्ट होता है, उसके ऊपर इसका पिक्चर मिल जाएगा आपको। इसको टूथ जनरली ब्रश प्लांट भी बोलते हैं, टूथपेस्ट प्लांट भी इसको मोस्टली बोला जाता है। हर टूथपेस्ट पे उसका पिक्चर देखने को मिलेगा। एकेसिया निलोटिका कांटे होते हैं, इसमें प्रोटीन अच्छी होती है। वहां के लोग फार्मर्स क्या करते हैं, इसके लीव्स को खिलाते भी हैं एनिमल्स को। वही गांव में मोस्टली पेस्ट करते हैं, तोड़ लिया और लगे रहते हैं। एक तो नीम का करते हैं और मोस्टली इसका करते हैं। ऐसे का क्या खा लिया? एनेस्थीसिया खा लिया। एनेस्थीसिया खाया जाता है कभी? हाँ हाँ, कान छेदने के लिए किया होगा, लेकिन किया जाता होगा, आई डोंट नो। कांटे होते हैं, थॉर्न होते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया खाने का मतलब इतना आदमी को पता नहीं चलता। मैं कहूँ ना सर, या तो नेचर ऑफ कंपोनेंट, प्रिंस नेचर ऑफ कौन सी वाले की बात कर रहे हैं? सॉरी बच्चा, मैंने अभी देखा नहीं था। नेचर ऑफ कंपोनेंट क्लियर? आप दोबारा एक बार नाम डालिएगा फिर पता चलेगा। नेक्स्ट बात करें हम एल्बिजिया लेबेक एंड ल्यूसिनिया ल्यूकोसेफेला, दीज आर द प्लांट जो एनिमल्स के लिए फॉडर पर्पज के लिए अच्छे खासे यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो इनमें प्रोटीन अच्छी होती है, मतलब आप जनरली ये भी देख सकते हैं जिनमें प्रोटीन, आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो इनको अगर जब आप च्युइंग करेंगे, खाएंगे, खाने के बाद में आपको लगेगा कि मुंह में वो घूमता जा रहा है, एक लार बनती जाती है कॉन्टिन्यूअसली, मुंह में घूमता हुआ जा रहा है जब आप इसकी, क्योंकि प्रोटीन का एक नेचर है। क्या करते हैं? इतने इतने मारूंगा ना मैं। यहां पे प्लांट में ज्वार कहां से आ गया? अच्छा ज्वाली,
चलिए नेक्स्ट वन हो गया कौन सा, हमारी फेंसेस। अब एक बात बताइए, इसका भी जब हम काटते हैं इसकी ब्रांचेस, एडिशनल लीव एपी जो ब्रांचेस होती हैं उनको रिमूव करते हैं तो उनको भी हम खिलाने के लिए यूज करेंगे। ये भी कौन सा हो गया हमारा, सिल्वी प्लांटेशंस भी होते हैं, और इसकी बाउंड्री को, जो बाउंड्री पे हम हैज लगाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, लाइव फेंसेस जिनको, या हैज बोला जाता है। अब एक चीज आपसे ये पूछा जाए, जब हेज की बात आई तो एक क्वेश्चन आया था प्री पीजी राजस्थान के जो एग्जाम था उसमें पूछा था कि डेजर्ट एरिया में किस टाइप की हेज लगाई जाएगी। तो डेजर्ट एरिया में आपको, अगर कोई गए हो डेजर्ट एरिया में तो आपको देखने को मिला होगा ब्रिक्स की हेज होती है, एक बाउंड्री होती है गार्डन के चारों ओर, ब्रिक्स की, बोटल्स की, कांच की बोतल्स की लगाई जाती है, तो डेड हेज लगाई जाती है वहां पे, या जिसको बोलते हैं बायोटिक और एबायोटिक। ये कौन सी हो गई, बायोटिक, एबायोटिक हेज लगाई जाती है। ब्रिक्स की और बोटल्स की हेज यूज की जाती है क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, इस टाइप की हेज तो यूज कर नहीं सकते। तो ड्राई एरिया में, डेजर्ट एरिया में, ड्राई नहीं डेजर्ट एरिया में कौन सी लगाई जाती है, मोस्टली बोटल्स की। नेक्स्ट बनी ट्री एंड सर्ब्स फॉर पास्चर के लिए, यहाँ पे ट्री और मोस्टली कौन से, वो छोटे प्लांट 6 मीटर से कम हाइट है इसकी, तो उसके लिए पास्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं हम कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रो सिल्वी पास्चरल, मतलब एग्रीकल्चर भी है, टिम्बर भी है और एनिमल्स भी हैं। आपने क्या देखा, वहां पे पत्थर की दीवारें थी, मोस्टली बाउंड्री गार्डन के चारों ओर या तो पत्थर से होंगी, पत्थरों को रख दिया गया होगा, या ईंटें होंगी, ब्रिक्स जिनको हम बोलते हैं, या बोतल होगी। डेजर्ट एरिया में मोस्टली वही होता है। नेक्स्ट बात करें, एग्री मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, सिल्वी मतलब टिम्बर प्लांटेशन, एंड पास्चरल मतलब एनिमल्स या फिर ग्रासेस फॉडर पर्पज के लिए, ये सब उनका अंडर आ गया। हाँ, नेचर ऑफ कंपोनेंट, आप ये कह रहे हैं कि जो हमने अभी डिस्कस किया है बबूल, ये नेचर ऑफ कंपोनेंट में आ जाता है। अभी तो हमने 2 टाइप डिस्कस किए, अभी बहुत से टाइप बाकी हैं। तो ये जो विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट है वो दोबारा आएगा बेस्ड अपॉन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, बेस्ड अपॉन अभी रीअरेंजमेंट आएगा, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, बेस्ड अपॉन नेचर के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कौन कौन सी होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने एक छोटा सा जो पार्ट पढ़ा होगा, एक कॉमन जिसको टाइप, सिंगल टाइप, ये 4 टाइप के होते हैं, तो अभी सारे डिस्कस करेंगे, मल्टीपर्पज ट्री प्रोडक्शन एंड ऑल। हाँ जी एब्सोल्युटली, तो ये हमने एक कंपोनेंट के बेसिस पे, हम कंपोजिशन के बेसिस पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा मिस्टर प्रिंस। अभी सिर्फ कंपोजिशन बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और किसी का कोई डाउट? हाँ जी चलिए, होम गार्डनिंग। तो होम गार्डनिंग में क्या करते हैं हम, घर के पास में, देखो होम गार्डनिंग में कॉमन क्या कर लेते हैं, घर के पास में ही पीछे हम ट्री लगा देते हैं फॉर शैडो पर्पज के लिए, या फिर वो ट्री होते हैं जो फॉडर पर्पज के लिए भी काम आए और शैडो पर्पज के लिए भी काम आए, एस्थेटिक पर्पज के लिए भी काम आए, सुंदरता के लिए भी काम आए। क्रॉप कल्टीवेशन भी हम साथ साथ में करते हैं और एनिमल भी साथ में रखते हैं। होम गार्डन तो यही होता है, पोल्ट्री रख लिया पीछे। नेक्स्ट हम बात करें कौन सा, वुडी हेज ग्रो। तो वुडी मतलब साइड में हम बाउंड्री पे हेज लगा देते हैं, जो भी हमने अभी देखा। नेक्स्ट हम बात करें अदर कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट में एपीकल्चर एंड ट्री। तो एपीकल्चर और ट्री को क्या बोलोगे, यहां पे फॉरेस्ट टिम्बर्स और साथ साथ में हनी प्रोडक्शन। तो फॉरेस्ट एरिया मतलब ट्री और हनी प्रोडक्शन, तो आपका क्या हो गया, एपीकल्चर, या एपी सिल्वीकल्चर वर्ड यूज कर लिया जाए। जहां जैसा कंपोजिशन है उसके लिए वैसा ही वर्ड यूज कर लिया जाएगा। चलिए ओके ओके, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है फटाफट पूछते जाइएगा। नेक्स्ट बात करें एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा विच मींस वाटर, वाटर से रिलेटेड प्रोडक्शन, और वाटर से रिलेटेड प्रोडक्शन हम करते हैं फिश। तो फिश और फॉरेस्ट्री, बाउंड्री के चारों ओर हमने क्या लगा लिया, फॉरेस्ट्री लगा लिए, और उसको बोल देंगे एक्वा फॉरेस्ट्री जनरली। नेक्स्ट मल्टीपर्पज वुड लॉट्स,
मल्टीपर्पज मतलब जिसका पर्पज अलग अलग मल्टी हो, मतलब मेडिसिनल, एक ऐसा प्लांट जो मेडिसिनल पर्पज के लिए भी हो, फ्यूल पर्पज के लिए भी हो, फोडर पर्पज के लिए भी हो, और एस्थेटिक पर्पज के लिए भी हो। ऐसा एक कॉमन एग्जांपल है नीम का पेड़, नीम का ट्री ऐसा ही है, कॉमन एग्जांपल, सभी के लिए यूजेस आता है। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस जो जनरली मैं आपसे पूछूंगा, क्या एक्वाकल्चर जो फिश पॉन्ड होता है उसके चारों ओर ट्री प्लांट लगाने से बेनिफिट होता है या नहीं? एक मिनट, अगर इसके चारों ओर प्लांटेशन हम करेंगे तो बेनिफिट होगा या लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा? नुकसान होगा या बेनिफिट होगा? नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाटर का यूटिलाइजेशन होगा। वेरी गुड। कहां कहां से हो? ग्राफिकेरा, एसजीआरआर, और ग्रुप कहां कहां से हो? चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने बताया, अच्छा आंसर है सभी का, बहुत अच्छा। चलिए जी, अब एक चीज समझिएगा, है ना, इसके चारों ओर अगर हम प्लांटेशंस करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है। बोलो क्या बेनिफिट होता है? क्योंकि अगर इसको ओपन रखा जाए तो सनलाइट जैसे ही गिरेगी तो क्या होगा? एवापोरेशन होगा कि नहीं होगा? और सनलाइट कम गिरेगी तो क्या होगा? एवापोरेशन कम होगा। एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अगर जहां प्लांट होता है वहां का आसपास का जो एनवायरनमेंट कैसा होता है? कोल्ड होता है, तो वाटर का टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा? कम रहेगा। वाटर का टेम्परेचर कम रहेगा तो वहां पे बेनिफिट किसको होगा? फिश प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर टेम्परेचर वाटर का ज्यादा हो गया तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से उसमें गैसेस का कंपोजिशन भी कम हो जाता है। तो इसके चारों ओर प्लांट लगाने से बेनिफिट ही बेनिफिट होते हैं, क्योंकि हमें इसका एनवायरनमेंट को क्या करना है? मेंटेन करना है। क्लियर? तो इसलिए इसके चारों ओर हमें बाउंड्री लगानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, और एडिशनल बेनिफिट आपको मिल ही रहा है, जब मार्केट में बेचेंगे तो एडिशनल बेनिफिट है। उसकी फोडर को आप यूज कर रहे हैं किस पर्पस के लिए? अपने एनिमल्स के लिए यूज कर रहे हैं। फिश भी एक ही पॉन्ड पे फिश भी ग्रो कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन है, उनकी फोडर को आप एनिमल्स को भी खिला रहे हो। और 10 साल बाद में जब लड़की की या लड़के की शादी करनी हो, 15 साल बाद में, तो आपने एक साथ बेच दिया, 5 या 10 लाख का प्रॉफिट आ गया, शादी भी हो गई। बताओ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? मल्टी बेनिफिट हो गए। इसीलिए एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट किया जाता है। हाँ, एक यहां पे ऑनलाइन अच्छा एग्जांपल दिया है सर, जब लीव्स पॉन्ड में गिरेंगी तो क्या बेनिफिट होगा? पॉन्ड में गिरेगी तो डिकम्पोजिशन होगा और न्यूट्रेंट मिलेगा। लेकिन बच्चा ये कॉन्फ्लिक्ट वाला आपका क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब लीव्स पॉन्ड में बार बार गिरती हैं तो क्या हो जाता है? प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, क्योंकि उस पर कवर हो जाता है, सड़ जाता है। और कोई चीज सड़ने की वजह से, कभी भी पानी में डिकम्पोजिशन नहीं होता किसी चीज का, कभी देखा है आपने? सड़ती है वो चीज, उसमें फंगल लगती है, उसमें बैक्टीरिया होता है। इसलिए उस लेवल की अगर हम बात करें तो फिर नुकसान होता है। क्लियर? हाँ, कुछ बेनिफिट होते हैं, क्योंकि मोस्टली उनके लिए न्यूट्रिएंट जाहिर सी बातें मिलता ही है, लेकिन उसका अपोजिट देखा जाए तो मल्टीपल क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स वहां पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल अरेंजमेंट, या बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ अब कंपोनेंट, किस तरह से हमने उसको अरेंज किया है सीक्वेंस में, एक के बाद उनका सीक्वेंस के बेसिस पे दो होते हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट, प्लांट को स्पेशल तरीके से अरेंजमेंट किया जाए, ये जोन टू जोन डिपेंड करता है किस तरह से हमने प्लांटिंग की है। ये सारे वही कंपोनेंट है, अब जो डिस्कस करेंगे वही कंपोनेंट है, लेकिन किसी को तरीका अलग तरीका है अरेंज करने का, किसी को अलग तरीका है, स्पेशल तरीका और टेम्पोरल। जब हम टेम्परेरी रूप से, एक बात बताइए, जनरली आपको 2 साल बाद 5 साल बाद में यहाँ पे घर तैयार करना है, आप यहाँ पे वो प्लांटेशंस लगाएंगे जो 5 साल बाद में उखाड़ना पड़े तो यहाँ लगाओगे? और आप प्लांटेशंस लगाना चाहते हो टीक का, जो कि मोस्टली 15 साल के लिए रिक्वायरमेंट होगी, 10 साल तो मोस्टली होगा, तो वहां पे लगाना चाहोगे? तो वहां पे तो अरेंजमेंट करोगे ही नहीं, तो वो प्लांट लगाओगे जो टेम्परेरी बेसिस पे हो, 2-3 साल में हम उसको उखाड़ के फेंक दे। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू विल हैव टू क्या? मैनेज एंड अरेंज द प्लांटेशंस।
क्लियर? तो एक टेम्पोरल हो गया, एक परमानेंट आपके प्लांटेशंस हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे हम इन्हीं में टेम्पो और जो टेम्पोरल होते हैं इनमें ये डिफरेंट है। एंड नेक्स्ट बात करें तो आपका आ गया फंक्शनल क्लासिफिकेशंस। अब आता है फंक्शन कैसे करते हैं। फंक्शन का मतलब प्लांट की रिक्वायरमेंट, जैसे फर्स्ट फंक्शन की बात करें प्रोडक्टिव, मेरा तो टारगेट है प्रोडक्शन का। फंक्शन क्या है? मुझे तो प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करना है तो आप वो प्लांट सेलेक्ट करोगे जो प्रोडक्टिव हो। मुझे तो प्रोटेक्शन करना है, तो अभी अभी जो हमने विंड ब्रेक देखा था तो आप प्रोटेक्शन वाले प्लांट लोगे। अब प्रोटेक्शन वाले प्लांट लोगे तो आप कौन सा प्लांट लोगे? एक बात बताइए, टिम्बर अच्छा और महंगा बिके मार्केट में। आपका फोडर का अगर टारगेट है तो आप वो लोगे जिसका क्राउन बहुत बड़ा हो और जिससे लीव्स ज्यादा मिले और एनिमल को अच्छे से मैं खिलाऊं, यही तो टारगेट होगा। आप जनरली टीक को तो सेलेक्ट नहीं करोगे फॉडर पर्पज के लिए, पहले तो होता ही नहीं है, और उसको तो सेलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि उसमें लीव्स बहुत कम होती है और बहुत हाइट पे होती है, कितना आप प्रोडक्शन ले लोगे? फ्यूल पर्पज के लिए भी नहीं करने वाले, उसका पर्पज है टिम्बर मार्केट। तो आपका व्हाट इज योर पर्पज? फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, फॉर फूड प्रोडक्शन, फॉडर प्रोडक्शन, फ्यूल प्रोडक्शन, दीज आर द टाइप ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री बेस्ड अपॉन द फंक्शन। अब यहां जनरली आप एक प्लांट देख रहे हो, ये क्या टिम्बर के लिए यूज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इससे क्या टिम्बर फर्नीचर मिलेगा आपको? इसमें तो मल्टीपल ब्रांचेज हो रही हैं। इसको तो क्राउन देखो, इस तरह का क्राउन आपको क्या यूज करोगे? फ्यूल के लिए और भी फॉडर पर्पज के लिए। मैक्सिमम लीव्स हैं, मैक्सिमम ब्रांचेज हैं, फ्यूल के लिए आप यूज करोगे। फॉडर के लिए ज्यादा करोगे तो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। अगर इसकी लीव्स यूज की जाएगी तो मेडिसिनल पर्पज के लिए। नेक्स्ट बात करें प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब आपकी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, जो कि हमने अभी अभी विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए आपने यूज करना है, हाउस को प्रोटेक्ट करना है। देन दीज आर द प्रोटेक्टिव एंड मेंटेनिंग ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, सॉइल कंजर्वेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन। ये मॉइस्चर कंजर्वेशन वो है जो हम एक्वाकल्चर के चारों ओर प्लांटेशंस लगाते हैं, वो भी तो मॉइस्चर को कंजर्व करता है। वो प्लांट लगाते हैं जो डेप्थ तक रूट जाए, और रूट डेप्थ तक जाएगा तो वाटर का क्या होगा? ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। आपका टारगेट अलग है। देन इंप्रूवमेंट एंड सैड एंड ऑल दीज टाइप ऑफ प्लांटेशंस, आपका टारगेट क्या है? तो किसके फंक्शन क्या है? प्रोडक्टिव एंड, और कौन सा है? प्रोटेक्टिव। दीज आर द फंक्शन बेस्ड अपॉन फंक्शन। नेक्स्ट वन इज, अब हमने अभी तक एक टाइप का, दैट मींस हमने कौन सी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं कौन सा? सोशल इकोनॉमी। बोला सोसाइटी को क्या बेनिफिट है और इकोनॉमिकली उसकी वैल्यू के हिसाब से आपने प्लांट लगाने हैं, तो सोशल इकोनॉमिकल प्लांटेशंस। जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपका वैसे ही आप प्लांट लगाओगे मोस्टली। एम आई राइट? चंदन का क्या सीन है? चंदन आज आया नहीं यहाँ पे। चंदन वो प्लांट है जो आपको क्या दे? इकोनॉमिकली वैल्यू दे। आप क्या लगाओगे? प्रोडक्शन के लिए लगाओ, प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं लगाओगे। प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं लगाओगे क्योंकि उसका हाइट ज्यादा होता है, उसके जनरली जो लीव्स होते हैं एनिमल्स को खिलाने के लिए तो आप लगाओगे नहीं। यार चंदन लगा रहा हूं मैं, मेरी गाय को, मेरी भैंस को क्या चाहिए? चारा चाहिए, इसलिए चंदन लगा रहा हूं, चंदन का चारा खिलाऊंगा और चंदन वाला दूध देगी। सब्सिडीज मिलती है अगर कोई प्लांटेशंस करता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं, आई डोंट नो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ये बहुत कम होता है और इस टाइप से उसका इन्वॉल्वमेंट हो गवर्नमेंट का। नेक्स्ट वन बात करते हैं सोशल इकोनॉमिकल। सो सबसिस्टेंस एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। डू यू नो अबाउट सबसिस्टेंस? देयर आर थ्री टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग जिसको बोलते हैं। सेकंड वन इज सबसिस्टेंशियल फार्मिंग, थर्ड वन इज सस्टेनेबल फार्मिंग। और ये एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल फार्मिंग है, जो एक आदमी को अपने फार्म पे बाहर से कुछ नहीं लाना, अपने फार्म पे जो रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो सस्टेनेबल फार्मिंग इज आल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, और एग्रो फॉरेस्ट्री उसी का पार्ट है, क्योंकि आपने अपने फॉर्म को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया। ना आपको बाहर से मशीनरी लाने की जरूरत, ना फॉडर मतलब फर्टिलाइजर लाने की जरूरत, एनिमल भी वही रखे हैं आपने। फॉडर भी नहीं लाओगे क्योंकि एनिमल के लिए जो लीव्स आ रही हैं उसका आप यूज कर लोगे। एनिमल क्या दे रहा है? फर्टिलाइजर, मतलब FIM दे रहा है, उसको न्यूट्रिएंट के रूप में आप क्रॉप में यूज करोगे। रिसाइकिल किया कि नहीं किया आपने पूरी तरह से?
फिश पॉन्ड बना लिया और पॉन्ड में फिश है, पॉन्ड फिश से प्रोडक्शन आ रहा है और वो पानी को हार्वेस्ट करके आपने क्या कर लिया, रीयूटिलाइज कर लिया एग्रीकल्चर में। इसीलिए एग्रोफॉरेस्ट्री सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का इस पे जोर है, टारगेट है, गोल है इसके। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, सब्सटेंशियल मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम्स आर द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सैटिस्फाइंग, हमारी जरूरत के हिसाब से। तो इसको जनरली ये बोलते हैं, एक ओनर या फैमिली की जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से वो प्लांट लगाएगा। देखो सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग, इंडिया में सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग कितना परसेंट है, 86.20%। कितना है, सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज लाइवलीहुड फार्मिंग, जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली खेती, अपने पेट भरने के लिए किसान करता है। और इंडिया में 86.20% फार्मर वो हैं जो मार्जिनल है और स्मॉल फार्मर हैं, जिनके पास लैंड कितनी है, मार्जिनल विच मींस लेस देन 1 मीटर हेक्टेयर लैंड, एंड स्मॉल फार्मर जिनके पास में 1 से लेकर 2 हेक्टेयर लैंड है। टोटल फार्मर का 86% तो यही है, इसलिए सिर्फ ये पेट भरने के लिए खेती करते हैं। इसलिए इंडिया को बोला जाता है इंडियन फार्मिंग इज सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग, इंडियन फार्मिंग इज लाइवलीहुड फार्मिंग, जीवन निर्वाह के लिए। बचे कितने, कितना बचा होगा, क्या बचा है, 13.880। ये कौन से फार्मर हैं, वो है जो मीडियम फार्मर हैं, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर हैं। मीडियम फार्मर किनको बोला जाता है, मीडियम में भी 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट वन इज सेमी मीडियम, सेमी मीडियम वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर लैंड होती है। मीडियम वो फार्मर होते हैं जिनके पास में 4 हेक्टेयर टू 10 हेक्टेयर लैंड होती है, और लार्ज फार्मर मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड होती है। आप सोच लीजिए सिर्फ इतने फार्मर है जिनके पास में 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। हाँ तो मजबूरी में कर रहे हैं तो आप, लेकिन आप मजबूरी में आपके हिसाब से ही तो सेलेक्ट करोगे, अपने पास में जितनी जरूरत है। देखो जी मेरे पास में 2 एनिमल हैं, एक गाय है और एक भैंस है, उसके लिए फॉडर चाहिए तो मैं 2 4 5 प्लांट लगाऊंगा। बाकी एरिया भी नहीं है, बाकी में खाने के लिए गेहूं भी तो करना है आपने। तो आपकी चॉइस क्या होगी, आप चाहकर भी, अब अभी अभी बोला इसने कि क्यों ना चंदन लगा लिया जाए, तो चंदन चाह के भी नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि आपके पास एरिया नहीं है। तो आपका सिलेक्शन चॉइस क्या है, सोशल इकोनॉमी, आप इकोनॉमी कौन सी देखोगे, बोला मेरी चॉइस ही, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इंडिया में एक फार्मर के पास ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए इंडिया में एग्रीकल्चर की ग्रोथ कितनी रह गई, 15%। रिसेंटली जनवरी का डेटा है, 15% रह गई, पहले कितनी थी, 17.6% थी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कॉमर्शियल एग्रोफोरेस्ट्री, भैया पैसा कमाना है। जिसी तरह कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, कॉमर्शियल वो होती है जिसमें हमें पैसे से मतलब है, हाई इनपुट और हाई इनपुट हाई आउटपुट। इस बेचारे में तो लो इनपुट लो आउटपुट होता है, थोड़ा ही तो डालता है और थोड़ा ही निकल के आता है, इतनी तो जमीन है। यहां पे क्या करता है, इसका टारगेट है, ये वो टारगेट है, मुझे तो जितना ज्यादा सीड डालना है डालूंगा, फर्टिलाइजर डालना है डालूंगा। अच्छा इसकी भी लिमिट होती है, क्योंकि फिर प्रोडक्शन कम होता जाता है, कंपटीशन होता है ना प्लांट के बीच में, न्यूट्रिएंट वाटर सभी के लिए, लाइट के लिए, तो जितना जरूरी उतना फर्टिलाइजर डालूंगा। जो करते हैं पंजाब हरियाणा के लोग, सबसे ज्यादा केमिकल यूज करते हैं वो। कॉमर्शियल पर्पज उनका है पैसे कमाने का, तो कॉमर्शियल फार्मिंग जिसमें कौन, टी कॉफी गार्डनिंग हमारा ये हो गया। फिर हमारी कौन सी आती है, इंटरमीडिएट एग्रोफोरेस्ट्री, दोनों के बीच की बिचौलिया जो हो गया, वो बेचारा, जैसे मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास वो ना तो गरीबी में जी सकता और ना वो बहुत लग्जरी लाइफ जी सकता, इसलिए जिंदगी भर वो परेशान रहता है। ऐसा ही है सभी के साथ में, ऑलमोस्ट यहाँ पे मिडिल क्लास के ही है, ऐसा ही है। हम चाहकर भी मर्सिडीज नहीं खरीद सकते और चाहकर भी नैनो में भी नहीं चल सकते, नैनो में भी नहीं चल सकते, जाहिर सी बात है। बाइक पे भी नहीं चल सकते, नहीं तो आदमी को साइकिल मिल जाए तो ही खुश हो जाता है। वो लोग भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बेचारे साइकिल पे खुश, वो उस पे भी तालियां बजाते रहते हैं, हमने साइकिल लेके आए, फोटोएं डालते हैं अपनी। तो ऐसा ही ये मिडिल क्लास
क्योंकि इसके पास में इतना ऑप्शन भी नहीं है। दे कैन प्रोड्यूस हायर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। तो वो कौन सी आ गई हमारी, मॉडरेट आ गई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारी आ गई इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग। इकोलॉजी कौन सी होगी, जिसके अंदर, जहां इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी मतलब एरिया वो जहां पे टेम्परेचर भी आ गया और बॉटनी भी आ गई, मतलब वहां पे क्या आ गया, क्लाइमेट भी आ गया। इकोलॉजी के लिए दो टर्म होते हैं, क्लाइमेट एंड प्लस कौन सा होता है, बॉटनी, बॉटनिकल। इन दोनों को मिला के मतलब प्लांट के बारे में भी स्टडी की जाती है और क्लाइमेट के बारे में भी स्टडी की जाती है, दोनों को मिक्स करके हमने क्या बोल दिया, इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में फर्स्ट वन होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एग्रो फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एग्रो फॉरेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कम है, साउथ इंडिया में होता है। ट्रॉपिकल का डेफिनेशन होता है हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी। क्या, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। अब एक बात बताओ, हाई टेम्परेचर तो राजस्थान में भी है, लेकिन क्या हाई ह्यूमिडिटी है, वहां पे बारिश ही नहीं होती। वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान में तो उसको ट्रॉपिकल नहीं कह सकते हम। कहां पे, नहीं, इसके लिए दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। अब यही तो मैंने इसलिए तो बोला कि राजस्थान पे आ रहा हूं मैं। एक्चुअल साउथ इंडिया में है ट्रॉपिकल, मोस्टली जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेटर के आसपास होता है, लेकिन ट्रॉपिकल में सब ट्रॉपिकल आ गया आपका। अब सब ट्रॉपिकल में टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी और भी कम है, मतलब लो ह्यूमिडिटी आ गई। तो ट्रॉपिकल के भी अलग अलग पार्ट है। वहीं पे अगर दूसरा हम देखें, जनरली सब ट्रॉपिकल आपका ये आ गया, टेम्परेट आ गया। तो टेम्परेट कौन सा एरिया हो गया, टेम्परेट जहां कोल्ड एनवायरमेंट है, मतलब टेम्परेचर कम है लेकिन ह्यूमिडिटी, आपको वाटर मिल जाएगा, ह्यूमिडिटी वहां पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या हो गई, फ्रीज हो गई। वाटर क्या हो गया, जम गया, तो ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी लेकिन वाटर मिल जाएगा। आपने दो टाइप के सुने होंगे ये डेजर्ट, कौन से, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। राजस्थान में हॉट डेजर्ट है और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमालय पे, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर में, वो भी डेजर्ट है। ड्राई एरिया और डेजर्ट दोनों में फर्क होता है, एक में पानी नहीं होता है, एक में पानी होता है फिर भी प्लांटेशंस नहीं होते। तो डेजर्ट एरिया वो होता है जहां पे प्लांटेशंस नहीं होते, किसकी वजह से, या तो हाई टेम्परेचर की वजह से, और किसकी वजह से, या बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर की वजह से, देयर इज नो प्लांटेशंस। लेकिन ड्राई एरिया उसको बोलेंगे जहां पे वाटर तो है लेकिन प्लांटेशंस, सॉरी, ड्राई एरिया उसको बोलेंगे जहां पे वाटर ही नहीं होगा। तो प्लांटेशंस किसकी वजह से नहीं है, वाटर की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें सब एल्पाइन फॉरेस्ट एरिया, ये भी कौन सा है, हिली एरियाज पे, माउंटेन जो एरिया होते हैं, सब एल्पाइन और एल्पाइन। एल्पाइन और सब एल्पाइन वो एरिया है जहां पे बर्फ गिरती है, और इस टाइप का आपने प्लांट देखा होगा जिसको कौन सा क्राउन बोला जाता है, कॉनिकल क्राउन, कॉनिकल शेप क्राउन बोला जाता है। तो ये कौन से में होता है, पाइन, एल्पाइन वाले फॉरेस्ट एरिया में, जहां पे मोस्टली कैजुरिना टाइप के प्लांट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कैजुरिया विच मींस, कैजुरिया स्पीसीज, इसमें केस टाइप के जो लीव्स होते हैं, हेयर की तरह, केस हेयर की तरह क्या देखने को मिलेंगे, लीव्स देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट करेंगे, जो कि सिस्टम ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है दोनों लेक्चर्स में। क्लियर। ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत है, किसी को पूछ सकते हो, ऑनलाइन वाले सभी लोग, किसी को कोई इश्यू है, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट्स हैं। प्रिंस, गौतम, रवि, संतोष, चौधरी जी, वर्मा जी, किसी को पूछना है, तमाम, और अदर किसी को, नाराज तो मत होइए, किसी का मैंने नाम नहीं लिया है ना, इतने सारे का नाम नहीं ले सकता मैं, क्षमा चाहूंगा। चलिए, अच्छा, हाँ, तो फिश कोल्ड ब्लडेड होती हैं, तो क्या करना चाहते हो, फिश प्रोडक्शन आप हिमालय में करना चाहते हो। कोल्ड ब्लडेड होती हैं तो वो अकॉर्डिंग टू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आइस बन जाए पानी का, अगर उसमें फ्रीज हो जाए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब प्रोडक्शन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या ग्रोथ होगी जो एक आइस में फ्रीज हो गया। हाँ जी बच्चा, अभी आपको क्लास का पीडीएफ मैं बोल देता हूँ।
क्लास का पीडीएफ डाल दीजिएगा भाई, अभी जाते हुए आप याद दिला दीजिए, मैं फिर भूल जाऊंगा, है ना, उनको बोल देता है, आप बोल के जाइएगा क्लास का पीडीएफ। आप अपने नोट्स लेके जाइएगा सभी लोग, है ना, आज तक का जो हुआ है। 7, 8, 9 क्लास हो गए, इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री में 7th या ये 8th क्लास था समथिंग, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का 2nd क्लास था। ठीक है जी, और किसी को कोई दिक्कत? नो। ओके बच्चे, ठीक है, सी यू टुमारो।